हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा। लास्ट लेक्चर में हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिस्कस किया था। आज हम करेंगे इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, और इसी के बेसिस पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट छोटा सा कंसेप्ट आता है, दैट इज इलास्टिक फैटिग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट और इलास्टिक फैटिग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होता है? जैसे देखो, जब हम किसी बॉडी पे डीफॉर्मिंग फोर्स लगाते थे, ठीक है, डीफॉर्मिंग फोर्स लगाने से बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंजेस आए। ठीक है, चेंजेस आए, उसके बाद क्या होता है कि जब हमने डीफॉर्मिंग फोर्स लगाना छोड़ दिया तो ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी के कारण वो बॉडी क्या करती थी, अपनी दोबारा से जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है उसे रिगेन करने की कोशिश करती थी। ठीक है, तो डीफॉर्मिंग फोर्स लगाने से हमारी बॉडी में चेंजेस आए। इलास्टिसिटी ने उस चेंज को दोबारा से क्या किया, आफ्टर रिमूवल ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स उसने उसे दोबारा से रिगेन करने की कोशिश करी। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे कई सारी बॉडीज होती है, अब हमें पता है जो यूनिवर्स में जितनी सारी बॉडीज हैं उनका क्या है, अलग अलग से क्या है, उनका है अलग अलग प्रॉपर्टी है। जैसे कोई इलास्टिक ज़्यादा है, कोई इलास्टिक कम है, किसी की इलास्टिसिटी ज़्यादा है, किसी की कम है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी जिसकी ज़्यादा होगी वो अपना जल्दी से ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन कर लेगी, है ना, और जिसकी इलास्टिसिटी कम है वो क्या करेगी, वो धीरे धीरे से आएगी, अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे आने की कोशिश तो करेगी ड्यू टू इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी, और क्या होएगी कि नियर बाई आ सकती है, एग्जैक्ट भी नहीं होती। तो कई सारे केसेस होते थे, हमने पढ़े थे, जैसे कि इलास्टिसिटी के कारण क्या हो जाता था कि ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन अटेन ना करके उसके नियर बाई ले लेती थी पोजीशन को। ठीक है, नियर बाई ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आती थी, या फिर एग्जैक्ट आती थी, या फिर बहुत दूर हो जाती थी। ठीक है, मतलब जो डिफॉर्म ही हो जाती थी, प्लास्टिक बिहेवियर हो जाता था। ये हमने पहले प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं थे ना, कि किस केस में कौन सी बॉडी कैसा बिहेवियर करेगी, कब वो प्लास्टिक रेंज में चली जाएगी, कब वो बॉडी ब्रेक हो जाएगी, कब उसकी इलास्टिक लिमिट कहाँ पे है, इलास्टिक लिमिट को पार करने के बाद क्या चीज़ें आती हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या है, जब हमने किसी भी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी के कारण कोई जिसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी वो जल्दी से रिगेन कर लेगी, बट जिसकी ज़्यादा नहीं होगी वो धीरे धीरे से आएगी अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे, एकदम से तो नहीं आएगी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा टाइम डिले होगा उसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे आने पे, है ना, थोड़ा सा तो टाइम लेगी, वो एकदम से तो नहीं, बट आराम आराम से ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी वापस में। ठीक है, तो जब उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो टाइम डिलेइंग होता है उसे क्या बोलते हैं, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। ठीक है, इफेक्ट के बाद क्या होता है, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। ठीक है, तो हाउ कैन आई राइट इट, टेम्पररी डिले the temporary delay in regaining the original configuration by an elastic body after the removal of deforming force। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। ठीक है, जो टेम्पररी डिले आता है रिगेन करने में उस बॉडी को अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, देन उस डिले को क्या बोलते हैं, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। ठीक है, जो मेनली होता है ये होती है हमारी जो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट इज नेग्लिजिबल और वेरी स्मॉल होती है, किसके लिए, क्वार्ट्ज और फॉस्फोरस के लिए। नेग्लिजिबल होती है क्वार्ट्ज
एंड फॉर फॉस्फोरस। ठीक है, जो हमारी इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट होता है ये क्या होता है, एकदम से जल्दी से रिगेन कर लेते हैं अपने ओरिजिनल पोजीशन को। ठीक है, और बहुत ज़्यादा लार्ज होती है इसकी वैल्यू ग्लास फाइबर के लिए। ठीक है, इसी रीज़न की वजह से जो हम अपने, ठीक है, इसी रीज़न की वजह से कि हमारे जो क्वार्ट्ज और फॉस्फोरस होते हैं इनकी जो मेरी इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट है बहुत ज़्यादा स्मॉल है। इसी रीज़न की वजह से जो हम ये क्वार्ट्ज, फॉस्फोरस और जो ब्रॉन्ज वगैरह होते हैं, हम जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लेते हैं अपने फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं जब, तो एपरेटस बनाने में, इट इज़ अ एपरेटस, ओके, ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, ये हमारी क्या करंट के डायरेक्शन को दिखाता है, ये आप अपने 12th क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, तो मेनली इस एपरेटस को बनाने में जो हमारे वायर्स वगैरह यूज़ होते हैं वो किसके यूज़ होते हैं, क्वार्ट्ज और फॉस्फोरस और ब्रॉन्ज के। ठीक है, वो क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी जो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट है वो बहुत नेग्लिजिबल है। ठीक है, वो एकदम से अपना रिगेन कर लेती है ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा, इसी से शुरू होता है हमारा, मतलब इसी के बेसिस पे, दैट इज इलास्टिक फैटिग्यू। इसके ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार ये होता है कि मतलब डेफिनेशन रेयरली पूछी जाती है, बट आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज इलास्टिक फैटिग्यू। ठीक है, अब सबसे पहले इसे समझने के लिए आप छोटा सा एक एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, जैसे आपके पास दो बॉडीज़ हैं। ठीक है, दो बॉडीज़ हैं। ठीक है, मेनली दो वायर हैं, ए एंड बी। ठीक है, दोनों वायर्स आपने लिए, दोनों की सेम लेंथ है। ठीक है, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, सब कुछ सेम है। ठीक है, स्ट्रेंथ भी, इलास्टिसिटी भी, एवरीथिंग इज सेम। ओके, तो क्या किया हमने, जैसे वायर ए पे भी मास टांगा, ये भी हमने आइडेंटिकल मास डाले, दिस इज एम, दिस ऑल्सो भी एम। ठीक है, दोनों पे हमने आइडेंटिकल मास लगाए। ठीक है, तो हम क्या करते थे, जैसे हमने कई दिन ऑब्जर्वेशन ली, ये एक्सपेरिमेंट हमने कई दिन लिया, इसको हमने क्या दिया, इसको हमने रखा रेस्ट पे, वायर बी को हमने क्या रखा, रेस्ट पे। ठीक है, और जो वायर ए है उस पर जो हमने मास लगाया है उस मास को हमने खींचा। ठीक है, खींचने की वजह से वायर थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसे छोड़ेंगे, दोबारा से वो कॉन्टैक्ट होएगा, उसमें क्या आएगी, एकदम से तो कोई स्प्रिंग वगैरह होते हैं, एकदम से तो स्टॉप नहीं होते हैं, हल्के हल्के, मतलब ये डैम्पिंग होने लगती है उसमें, धीरे 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 बाद में जाके वो स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, बट एकदम से नहीं होते, तो उसमें क्या होगी, थोड़ी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ड्यू टू दिस स्ट्रेचिंग द मास एम, here torsional vibration will act, torsional vibrations will produced। ठीक है, टॉर्शनल वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, फिर हमने थोड़ी देर के बाद फिर से इसे ऐसे हिलाया, ऐसे हम लगातार कई दिन तक इस पे ऐसे प्रोसीजर करते रहे कि मास को हमने खींचा और छोड़ दिया, देन हमारे वायर में थोड़ी देर टॉर्शनल वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो गई ऐसे। ठीक है, तो जो टॉर्शनल वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने की वजह से डेली इसमें कुछ इफेक्ट चेंज आए होंगे, क्योंकि क्या, खींचने की वजह से ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे गया होगा। ठीक है, एग्जैक्ट ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे बॉडीज़ नहीं जाती, आपको पता है, हल्का या थोड़ा बहुत उसमें डिफॉर्मेशन ज़रूर होती है। ठीक है, माइनर हो बेशक, मतलब नेग्लिजिबल ले सकते हैं हम, बट देयर विल बी डिफॉर्मेशन ऑल्सो। ठीक है, डिफॉर्मेशन होगी ही होगी। ठीक है, तो क्या होता है, अब जैसे हमने कई दिन तक ली, ठीक है, वाइब्रेशंस ऐसे कई दिन तक लेते रहे। ठीक है, एक वीक के बाद हमने क्या किया कि जो हमने बी रेस्ट पे छोड़ा था वो, और जो ए है, ठीक है, दोनों को क्या किया, दोनों को हमने खींचा। ठीक है, और एक साथ छोड़ दिया, तो हमने नोटिस किया कि जो बी वाला वायर है उसमें टॉर्शनल वाइब्रेशन विल लॉन्गर। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि वाइब्रेशन ज़्यादा देर तक होती रही, जो वो बी वाला वायर है वो ऐसे हिलना थोड़ी देर के बाद बंद हुआ, जबकि ए वाला जल्दी से रुक गया। ठीक है, तो इससे हमने क्या मतलब समझा कि बार बार से देखो, ए बॉडी पे हम डेली वही फोर्स लगाते थे, उसी वाइब्रेशन की वजह से उसमें डिफॉर्मेशन हुई, थोड़ी बहुत ही सही, बट डिफॉर्मेशन हुई ज़रूर। ठीक है, तो इसकी वजह से बेटा क्या हुआ कि उसने अपनी इलास्टिसिटी थोड़ी सी खो दी, वो ज़्यादा लॉन्गर वाइब्रेशन नहीं कर पा रहा है, उसने बार बार रिपीटिंग डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने की वजह से उसने अपनी क्या की, उसने अपनी इलास्टिसिटी को खो दिया। ठीक है, अब जब हमने सेम इंटेंसिटी का मास टांग के सेम इंटेंसिटी के हमने फोर्स से डिफॉर्मेशन फोर्स दिया और इनको मूव कराया, देन बी हमारा लॉन्गर गया।
ठीक है, बी ने रुकने में टाइम ज़्यादा लिया जबकि ए डाई सून, ठीक है, ए जल्दी मर गया, ठीक है, इट मीन्स जल्दी रुक गया, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी फिनोमिना को हम कहते हैं इलास्टिक फैटिग्यू, ठीक है। इलास्टिक फैटिग्यू को हम फिर कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब बार बार हमें किसी चीज़ पर रिपीटिंग फोर्स लगाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दे, तो उसकी वजह से वो अपनी इलास्टिसिटी खोने लगता है, ठीक है, और उसमें परमानेंटली चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। इन्हीं परमानेंटली चेंजेस की वजह से बॉडी क्या हो जाती है, इलास्टिक फैटिग्यूड, ठीक है। तो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, इलास्टिक फैटिग्यू it is a property of an elastic body by virtue of which its behavior become less elastic under the action of repeated deforming force, ठीक है। इसी चीज़ को मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो मेनली जो हमारी ए बॉडी है उसको हम या तो बोलेंगे दिस विल बी टायर्ड बॉडी, जैसे थकी हुई, ठीक है, थकी हुई बॉडी, या फिर हम इसे बोलेंगे फैटिग्यूड, ठीक है, इट विल बी फैटिग्यूड बॉडी, ठीक है। इसने क्या किया, अपनी इलास्टिसिटी को खो दिया और ये इलास्टिक फैटिग्यू हो गई, ठीक है। बार बार इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने की वजह से इसका इलास्टिसिटी चली गई, देयरफॉर इट विल बी इलास्टिक फैटिग्यूड, ठीक है। अब क्या है, जो हमारा इलास्टिक फैटिग्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ये जो मेनली होता है ये ह्यूमन बींग्स से भी कॉरस्पॉन्डिंग होता है, ठीक है। जैसे कोई भी एक पर्सन नॉर्मल हो जाता है आफ्टर टेकिंग रेस्ट, नॉर्मल आफ्टर टेकिंग रेस्ट, आफ्टर टेकिंग रेस्ट, वो कैसे बेटा, जैसे हम देखो हमारी बॉडी ने बहुत सारा काम किया, मेनली वो बॉडी वर्क में थी, वो खिंच रही थी, फिर स्ट्रेच हो रही थी, ठीक है। मेनली जो हम काम करते हैं हमारी बॉडी भी फैटिग्यूड हो जाती है, टायर्ड हो जाती है, जो बट हम क्या है, हम बहुत ज़्यादा ह्यूमन बींग्स हैं जो इलास्टिक हैं, ठीक है, वी आर इलास्टिक, ठीक है। तो मेनली हम परमानेंटली फैटिग्यूड नहीं होते, ठीक है, बट धीरे धीरे हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, ठीक है। जब हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो हम थक जाते हैं, ठीक है। तो उसका एकदम से इफेक्ट ना पड़ के जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है उसका इफेक्ट बढ़ने लगता है, ठीक है। एक जैसे वो धीरे धीरे, जैसे हमारे अंदर जो रिपीटेड डिफॉर्मिंग फोर्स लगता है वो बहुत स्लोली लगता है, ठीक है, और जो हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं वो भी बहुत स्लोली आते हैं, ठीक है। तो जो मेनली ह्यूमन बींग्स भी होते हैं वो भी फैटिग्यूड या टायर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो इलास्टिक फैटिग्यू का कॉन्सेप्ट हमारा इतना ही था। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।